गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को किया अधिकृत। इस बारे में पार्टी हाईकमान को आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ की वर्चुअल चर्चा। विभिन्न G20 आयोजनों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा सहयोग। कहा G20 की अध्यक्षता देश की ताकत प्रदर्शित करने का अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम तट को किया पार। तूफान कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। तिरुवल्लुवर से नागापट्टिनम तक सभी तटीय जिलों में तेज हवाओं के चलते रेड अलर्ट। शाम तक हवाओं की गति में आ सकती है कमी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की। यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के आरोपों से तेहरान और मॉस्को का इंकार। और बात फीफा की। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनल्टी शूटआउट से हार कर हुई प्रतियोगिता से बाहर। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 4 में भिड़ेंगे क्रोएशिया और अर्जेंटीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय कमलम में बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहले ही पहुंच चुके हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली। कांग्रेस से 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में हिस्सा लेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि विधायक दल की बैठक शिमला में हुई, जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। इस बारे में एक रिपोर्ट आज पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह राज्य के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जो बैठक हुई उसमें शामिल हुए। और सियासी खबरों के बाद बात करते हैं G20 को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता
पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारे देश के हर हिस्से की विशिष्टता को सामने लाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले जो आगंतुक हैं और विभिन्न आयोजन हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के फोकस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवसर का उपयोग कर खुद को आकर्षक व्यवसाय, निवेश और पर्यटन स्थलों के रूप में पुनः स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे देश भर में बेहतरीन कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम नागपुर में शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में रखी थी। प्रधानमंत्री नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन को और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति भी। प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इसके तहत मानव गरिमा, समानता और अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। और अब बात चक्रवाती तूफान मेंडूस की, जहां आज तड़के मामलापुरम के नजदीक उत्तरी तमिलनाडु तट को वो पार कर गया। ये तूफान कल आधी रात आया था, लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और अगले 2 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने और दोपहर तक दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के एक क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा कि चक्रवात के कारण चेन्नई और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आज सुबह 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शाम तक इसकी रफ्तार कम होकर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मछुआरों को आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई। चक्रवाती तूफान के दौरान सभी समुद्री तटीय जिलों को रायलासीमा जिले के हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में तेज से सामान्य वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी वर्षा और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात राजधानी दिल्ली की और आसपास के इलाकों की, जहां सुबह और शाम के वक्त ठंड में इजाफा होने लगा। हालांकि दिन के वक्त धूप निकलने लगी है और लोगों को राहत मिल रही है।
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण इसका असर 3 से 4 दिन में मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम में तेजी से बदलाव होने से 15 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। उधर दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 249 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके साथ ही गुरुग्राम का AQI 304 बेहद खराब श्रेणी। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को अगर उसके पैरामीटर्स को नापा जाए तो वो 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को खेलने के दौरान 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय बच्चे तन्मय साहू को 4 दिनों तक चले मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर तो निकाला गया, लेकिन उसकी जान न बच सकी। बैतूल प्रशासन ने बताया कि बोरवेल से निकालने के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा, अत्यंत दुखद है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे नन्हे तन्मय को प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में तन्मय का परिवार स्वयं को अकेला ना समझे। मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार उनके साथ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने कल श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और आइए कुछ सीधे चलते हैं गया, जहां ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। Takes pride in them, and the land resonates with their praise. They who for their country die shall fill an honored grave. Glory lights the soldier's tomb, and beauty weeps the brave. कदम कदम बढ़ाए जा, हर मोड़ पर अथक रहे, तू मुस्कुराए जा। ये गीत राष्ट्र प्रेम का तू गुनगुनाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सच्चाइयों के मार्ग पर तू राष्ट्र रक्षा में सर्वस्व खुद को लुटाए जा, खुद को लुटाए जा।
ये गीत राष्ट्र प्रेम का तू गुनगुनाए जा। तुझको न भय कोई कहीं, न बंधनों का जोर है, तू मूक प्रहरी शांति का, चाहे चहु दिश शोर है। देवी और सज्जनों, ये देखिए 140 करोड़ भारतीयों के दिल पे अंकित और धड़कनों में बसे अनमोल बोल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन में जोशीले कदमों के साथ कंधों से कंधा मिलाते हुए सैल्यूटिंग डेज की तरफ गर्व से सीना तान कर बढ़ते हुए हमारे कैडेट्स। क्या आप जानते हैं भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर रिटायर्ड राकेश शर्मा से सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है आपको, तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां। Leading the parade is Academy Under Officer Kitin Sharma. Next is the Khetarpal Battalion Appointments Contingent commanded by Wing Cadet Adjutant Ambar Chaturvedi. The first contingent is the Dwal Company commanded by Senior Under Officer Rahul Sharat Patil. Contingent is Grace Company. Leading them and saluting smartly is Senior Under Officer Sarthak Vyas. The third contingent is Kalidhar Company. Leading them is Senior Under Officer Kartikeya Raghuvanshi. Contingent moving towards the saluting days is Razangla Company commanded by Senior Under Officer Aditya Raj Tiwari. Next is the Batra Battalion Appointments Contingent commanded by Wing Cadet Captain Manvendra Singh Shekhawat. Marching next to the saluting dais is Academy Cadet Adjutant Deepak Sartunge. And moving behind the line of contingents is the Academy Adjutant Lieutenant Colonel Ravinder Singh astride the magnificent twister. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for them. भारतीय सेना बंदूक का ट्रिगर दबाकर दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में ही महारत नहीं रखती, बल्कि अपनी उंगलियों से वाद्य यंत्रों से धुन निकालकर आपके होठों को गुनगुनाने और पांव को थपथपाने के लिए विवश करने की कला में भी निपुण है। ब्यूगल की साउंड पे कंटिंजेंट मार्कर्स को परेड की शुरुआत का संकेत देने से लेकर तेज चाल के द्वारा कैडेट के जोश को दर्शाने में, स्लो मार्च के द्वारा सभी कैडेट्स को अंतिम पक तक पहुंचाने में और इस भव्य परेड को उत्कृष्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे नायब सूबेदार धर्मवीर यादव के नेतृत्व में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की ब्रास बैंड टीम।
The history of Indian Army is replete with saga of courage and sacrifice. Our brave soldiers have fought like lions and routed the enemy who has ever dared to cast nefarious eye on us, threatening the sovereignty and honor of our motherland. With utter disregard to their own personal safety, these gallant brave hearts have displayed an iron will to face all adversities unflinchingly, to safeguard our nation. तो आप देख रहे थे इसी तस्वीरें गया में, जहां ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा था। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रेक्षागृह में काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों के साथ बातचीत कर उनके अनुभव साझा किए। साथ ही काशी तमिल एक्सप्रेस चलाने की बात भी कही। जो एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं उससे राष्ट्रीय एकता में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि होगी। काशी तमिल संगमम के नाम से एक एक्सप्रेस चलेगी जो कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सदैव याद रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी होगी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए $40 करोड़ का सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका जर्मनी में एक सुरक्षा सहायता मुख्यालय भी स्थापित करने वाला है, जिसका उपयोग यूक्रेन के लिए सभी हथियारों के स्थानांतरण और सैन्य प्रशिक्षण की देखरेख करने में किया जाएगा। अमेरिका से मिलने वाले सुरक्षा सहायता पैकेज से यूक्रेन को रूसी हमलों से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने की नई क्षमता भी मिलेगी। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में शुक्रवार को रूस की ओर से भारी गोलाबारी हुई, जिसकी चपेट में आने से एक घर नष्ट हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा हमले में विश्वविद्यालय की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। गोलीबारी के बाद शहर में किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। गौरतलब है कि दोनेत्स्क क्षेत्र 2014 के बाद से रूसी समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में रहा, जिन पर यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचों पर गोलीबारी करने का आरोप है। वहीं सितंबर 2022 में मॉस्को ने दोनेत्स्क समेत 3 अन्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह करने के बाद इसे रूस का हिस्सा घोषित किया, जिसे कीव और पश्चिमी सरकारों ने अवैध करार देकर इसकी निंदा की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि डोनबास के बखमुक्त, सोरेदार, मरिंका और क्रेमिना क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति की स्थिति बेहद कठिन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के कारण इन क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा। रूसी हमलों की वजह से यहां रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, लेकिन यूक्रेनी सेना रूस का मजबूती से डटकर मुकाबला कर रही है और रूस के हमलों का सामना भी। रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात करते हैं फीफा को लेकर। 2 बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। टीम ने शुक्रवार को देर रात खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को पेनल्टी शूटआउट में जाकर 4-3 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना की टीम अब सेमीफाइनल में ब्राजील को हराने वाले क्रोएशिया से भिड़ेगी। मैच में हुएल मोरिना ने अर्जेंटीना को 35वें मिनट में 1-0 की बढ़त दिला दी। लियोनेल मेसी के शानदार पास पर उन्होंने गोल किया। 73वें मिनट में मेसी ने पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद ऐसा लगा कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और नीदरलैंड्स ने आखिरी के पलों में गोल दागकर स्कोर लाइन को 2-2 की बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद में मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से करना पड़ा। वहीं 5 बार की फुटबॉल विश्व कप चैंपियन ब्राजील कतर में चल रहे विश्व कप से बाहर हो गई। टीम को शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थीं, जिसके बाद नतीजा पेनल्टी से निकला या जहां क्रोएशिया ने बाजी मारी। इस मैच में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। क्रोएशिया की टीम पिछली बार 2018 में भी फाइनल से पहले नॉकआउट के तीनों मैचों को पेनल्टी शूटआउट में अपने नाम कर चुकी थी। क्रोएशिया का सामना सेमीफाइनल में अब अर्जेंटीना से होगा। दुनिया भर में फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है और कतर इसका केंद्र है। आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनका नाम कतर में हर किसी की जुबान पे है। कौन है ये शख्स? आखिर
क्यों है इनका नाम हर किसी की जुबान में, जानेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। कतर में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप में जहां एक और टीमों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अहम टीमों के हर खिलाड़ी अपने हैरत अंगेज खेल से अपनी टीम के लिए हीरो की भूमिका में दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर फुटबॉल फीवर कुछ ऐसा चढ़ा है कि जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मसलन ब्राजील से आने वाले इन शख्स से मिलिए, इनकी उम्र पर मत जाइए, बस जरा गौर फरमाइए इनकी जगलिंग पर। कतर में रिकार्डिनो द जगलर के नाम से मशहूर इन शख्स ने ठान लिया है कि वो अपनी इस जगलिंग की कला को लगातार बिना रुके 48 घंटे तक करेंगे ताकि वो अपने इस कारनामे का विश्व रिकॉर्ड कर सकें। बड़ी बात ये है कि ये शख्स ब्रशिंग, खाने पीने के दौरान और यहाँ तक कि टॉयलेट को यूज करते समय भी जगलिंग को छोड़ता नहीं है। देखिए, हर रिकॉर्ड होता है। पहले 30 मिनट जरूर कठिन होते हैं, लेकिन अगर पहले 30 मिनट में गेंद जमीन पर नहीं गिरती है तो समझ लीजिए वो नहीं गिरेगी। वैसे रिकार्डो इससे पहले भी जगलिंग में खुद को आजमा चुके हैं और लगातार जगलिंग का इनका करंट रिकॉर्ड 34 घंटे 5 मिनट का है। वाकई हैरान कर देने वाली ये तस्वीर तो इसी बात को एक बार फिर से सामने रखती है कि अगर किसी काम को करने की ठान ली जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। न्यूज़। और अब बात क्रिकेट को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही है। बांग्लादेश ने अजय बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी। भारत इस साल दूसरी बार किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना चाहेगा। उसे जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हार मिली थी। समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।